और चलिए अब खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। पिथौरागढ़ की सबसे पहले बात करते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से सटे 3 भवनों के साथ ही एक स्कूल को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ पहले स्कूल को तोड़ा। इस दौरान प्रशासन को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके प्रशासन ने स्कूल को ध्वस्त कर डाला। स्कूल के बाद प्रशासन एयरपोर्ट से सटे 3 मकानों को भी तोड़ा जाएगा, ये भी जानकारी मिली है। और जो प्रभावित है उनके खातों में मुआवजा डाल दिया गया है। कई महिलाएं स्कूल की छत तक जा पहुंची। आखिरकार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया। ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। नैनी सैनी एयरपोर्ट से नियमित उड़ान के लिए 3 घरों के साथ ही स्कूल को हटाना जरूरी है। बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ पे जो प्रशासन है उन्होंने बिना कोई नोटिफिकेशन के आए और सीधा तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी है। ताला पहले इन्होंने गेट तोड़ा, स्कूल के सारे ताले तोड़े हैं और बहुत ही उग्र होकर इन्होंने जो है सारे फर्नीचर तोड़े। 2018 में लैंड एक्विजिशन एक्ट हुआ था, जिसके तहत एयरपोर्ट में कुछ भवन बाधित बन रहे थे, जिसमें एक माना नयावती स्कूल भी था। तो वो माना नयावती स्कूल और जो बाधित भवन बन रहे हैं एयरपोर्ट के में एयर सेवा के संचालन में, तो उनको एक्वायर किया गया है और उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अभी चल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ जुड़ गए हैं। पिथौरागढ़ से हमारे संवाददाता विजयवर्धन, प्रशासन ने स्कूल पर बुलडोजर चलाया है, कुछ घरों को भी यहां से हटाना पड़ा इस एयरपोर्ट के लिए। सुविधाएं कितनी मिलेंगी इस एयरपोर्ट से, ये भी बताइएगा। और अभी जो प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था घर वालों का, क्या उनकी मांगों को मान लिया गया है जितना मुआवजे की वो मांग कर रहे थे? जी, मैं आपको बताऊं, ये मामला विगत 3 साल से हाईकोर्ट में चल रहा था और एक हफ्ते पहले हाईकोर्ट का इस पर फैसला आया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि जो जायज मुआवजा है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वो इनको दिया जाए और उसके बाद इन मकानों और जमीनों का अधिग्रहण किया जाए। डीजीसीए ने इन 3 मकानों के साथ ही एक स्कूल को भी चिन्हित किया था, उसको हटाने की परमिशन दी थी के लिए कहा था, क्योंकि इन 3 मकानों और एक स्कूल का हटना बहुत जरूरी था यहाँ से बड़े प्लेन उड़ने के लिए। तो प्रशासन इसी इंतजार में था कि कोर्ट के डिसीजन के इंतजार में था। कोर्ट का डिसीजन आने के बाद प्रशासन ने जो मुआवजा है वो प्रभावितों के खातों में डाला था, लेकिन प्रभावितों का ये कहना है कि वो इसके लिए तैयार नहीं है, वो अपना मकान नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो अपना स्कूल नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी। लेकिन प्रशासन की दिक्कत ये है कि डीजीसीए बार बार 3 मकानों के साथ एक स्कूल को हटाने की बात कर रहा था ताकि नैनी सैनी एयरपोर्ट को नियमित हवाई सेवा का लाइसेंस मिल सके। लेकिन आज प्रशासन ने कदम उठाया है और स्कूल को वहां पर ध्वस्त किया है और उसके बाद अभी मकानों को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर के लुटाबड़ के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर से मृतक के परिजन काफी सदमे में हैं। बताया जा रहा है कि पप्पी सागर नाम का ये युवक बजरंग दल का कार्यकर्ता था, जिसके उसके परिजन का आरोप है कि हत्या धर्म विशेष के लोगों ने की है, जो 1.5 महीने पहले भी उसके घर पर हंगामा कर चुके हैं। वहीं पर हत्या के बाद ग्रामीणों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोतवाली का घेराव किया है। ग्रामीणों से हत्या के बाद काफी रोष नजर आ रहा है। उधर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया है। हमारी घर में बहनों को मारा, उसमें तेरी रही थी, कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने पुलिस वालों से कहा तो पुलिस वालों ने उल्टा हम पे केस कर दिया, उल्टा लूट का केस लगा दिया। हमने कहा हमें इसमें इंसाफ चाहिए, अगर हम आज इंसाफ मिल गया होता तो आज हमारे भाई की गोली नहीं मारी जाती। युवा की हत्या की गई है, उसमें टीमें गठित कर दी गई हैं और उनके लोकेशन के आधार पर जो भी मुलजिम है उनको अरेस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस शीघ्र ही जो मुलजिम है उनको अरेस्ट करेगी और अभी तक हमें तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर में जो भी नामजद लोग होंगे। रामनगर में गिरिताल रोड पर बीती रात एक हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को गंभीर हालत में मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इसमें दिख रहा है बाइक सवार सड़क पर रेत बजरी पड़ी होने के चलते फिसल जाता है। सामने से आ रही एक कार ने उसे सामने से टक्कर मार दी। युवक दूर जाकर गिर गया। घायल युवक का नाम शिवम बताया।
तो देख सकते हैं ये दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हम कह सकते हैं। किस तरह से एक शख्स जो बजरी पड़ी होने की वजह से फिसल जाता है, बाइक सवार ये शख्स, और सामने से आ रही कार जोरदार टक्कर मार देती है। और न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम में सीएम धामी ने आज खुलकर कहा कि चुनाव से पहले हमने जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा किया है। वहीं पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने कहा कि इसे जरूर लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये देवभूमि है, उत्तराखंड धर्म आध्यात्म का केंद्र है। ये राज्य 2 अंतरराष्ट्रीय देशों की सीमा से लगा प्रदेश है। पूरे भारतवर्ष में हमारा राज्य में प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई सेना में है, इसीलिए इस राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। जो भी हमने संकल्प लिए हैं, हम एक एक संकल्प को पूरा करेंगे और उसमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमारा संकल्प है। और इस संकल्प पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस आम चुनाव से पहले अपना मैंडेट दिया है। और आप कह रही हैं क्या जरूरत है उत्तराखंड में? इसलिए जरूरत है कि उत्तराखंड धर्म अध्यात्म संस्कृति का केंद्र है और ये 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, हमारे देवी देवताओं का देवभूमि। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे राज्य से प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कहीं ना कहीं देश में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो इसलिए इस प्रदेश के अंदर रहने वाले, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी अलग पंथ का हो, संप्रदाय का हो, किसी अलग धर्म का हो, हमने कहा है कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। वहीं लैंड जिहाद के मामले को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि सरकारी जमीनों पर किसी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी जमीनों को खाली कराया जाएगा। पहले ही हमने कहा था कि जिन्होंने अतिक्रमण किया है वो खुद इसको यहां से हटा लें। से मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर सवाल तो लैंड जिहाद के बाद भी वही उठ रहा है। वो कह रहे हैं कि टारगेट पे मुसलमान ही है क्योंकि मज़ारों पर बुलडोजर चल रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो आप ही से पूछ लेता हूं इतने सब एक प्रश्न की, आपको लगता है कि जो सरकारी जमीनें हैं उन जमीनों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होना चाहिए? हमने तो एक समान बात करी है कि सरकारी जमीनों पर कहीं पर भी कोई भी अतिक्रमण होगा तो उसको खाली कराया जाएगा। और हम सबसे कह रहे हैं कि भाई अगर किसी ने कहीं पर अतिक्रमण किया है तो वो स्वतः ही उसको हटा लें, अन्यथा कानूनी रूप से जो कानूनी प्रक्रिया वो की जाएगी। और कानून तो सबके लिए बराबर होता है, वो किसी धर्म और मजहब के आधार पर नहीं बटा होता है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये एक्सक्लूसिव सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप आज रात 10:26 पर देख सकते हैं। तो पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ है। 100वें एपिसोड के मौके पर बड़े लेवल पर तैयारियां की गई थी। बीजेपी ने 7000 बूथों पर कार्यक्रम को सुनने का लक्ष्य रखा था। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी नैनीताल में मौजूद रहे और फ्लैट्स मैदान में आयोजित मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं 100वें मन की बात एपिसोड में नैनीताल के 100वें बूथ पर ही आयोजित हुई स्कूल बच्चों में भी काफी खासा उत्साह देखने को मिला है। तो देख सकते हैं तस्वीर, देश भर में अलग अलग जगहों पर सुना गया है प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को, क्योंकि 100वां एपिसोड आज प्रसारित किया गया। तो उसी दौरान की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से भी 100 एपिसोड होने पर उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जहां हिमालय के संरक्षण की बात की है और अनेकों
जितने भी एपिसोड चले हैं उसमें उत्तराखंड की बात हमेशा हमेशा उन्होंने की है, और उत्तराखंड के लोगों के प्रति हो, चाहे यहाँ के तीर्थ स्थानों की बात हो, गंगा की बात हो, अनेकों जो हमारे पर्वतों की बात हो, चाहे यहाँ पर बेड़ू जैसे हमारे यहाँ के फल को भी उन्होंने संपूर्ण विश्व में मान्यता दिलाने का काम किया है। और इस मन की बात में उन्होंने जन जन की बात की है, देश के कोने कोने की बात की है। आप स्वयं देख रहे थे कि मन की बात में ऐसे लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, ऐसे लोगों को देश दुनिया के सामने लाने का काम किया है जो गुमनाम रहकर बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे। उन सभी को एक बड़ा मंच दिया है, पहचान दी है, और पर्यावरण से लेकर एक प्रधानमंत्री के रूप में तो वो देश के लिए काम कर ही रहे हैं, देश दुनिया में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक लोक सेवक की तरह एक मैं कहूँ कि लोगों के मन में जाकर उनकी बात को आम जनता तक लाने का काम, देश दुनिया तक लाने का काम किया है। पर्यावरण की बात हो, मातृशक्ति के उत्थान की बात हो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी को देश दुनिया के सामने लाकर कहीं ना कहीं सबका प्रोत्साहन किया है। और अब हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून में बातचीत सुनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की सीएम धामी ने नैनीताल में सुनी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी देहरादून में सुनते हुए नजर आए। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार में संतों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। टेरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी ने उत्तरकाशी में सुनी। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने कोटद्वार में मन की बात कार्यक्रम को सुना है। तो मन की बात के 100वें एपिसोड को राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उन तमाम लोगों के साथ सुना है जिनके काम को पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के अलग अलग हिस्सों में सराहा है। देहरादून की गायत्री हो, पौड़ी गढ़वाल के शिक्षक संतोष नेगी हो, जो शिक्षा के साथ सामाजिक प्रयासों से निर्धन लड़कियों की मदद कर रहे हैं। कोविड काल में वैक्सीनेशन के काम को कर रही एएनएम वर्कर पूनम ने भी पीएम मोदी द्वारा उनके कामों को सराहा। तो वो कहती हैं कि अब अपने काम को और ज्यादा लगन के साथ करती हैं। जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है, हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता, गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती है। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्यात किए और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। और देहरादून जिले में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने सहसपुर, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इटोईवाला में मन की बात कार्यक्रम को सुना। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। 100वें एपिसोड को लेकर पूर्व सैनिकों में काफी उत्साह नजर आया। मन की बात का 100वां एपिसोड मैंने अपने सैनिक अधिकारियों और सैनिकों के साथ यहाँ पर सुना, क्योंकि ये कार्यक्रम आज इतना लोकप्रिय हो गया है जो लोगों के मन को छू रहा है। मैं ज्यादातर इसको फॉलो करता हूँ और बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा इसमें कि मोदी जी ने कभी कोई पॉलिटिकल बात नहीं करी। इसमें कई दुनिया के, देश के, प्रदेश के ऐसे ऐसे कोने से मोदी जी आपको अवगत कराते हैं, उन लोगों की बात देश को बताते हैं जिनका मीडिया में या जिनका टीवी में या जिनका पत्रकारिता में कोई रोल नहीं होता है। देखिए, ये जो प्रोग्राम है जन जन की बात सबके सामने लाता है और उन चीजों को लाता है जिनका हमें मालूम नहीं होता।
हमें पता नहीं लगता कि कहाँ पर क्या हो रहा है और कितनी प्रगति हो रही है। इस प्रकार से लोग आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने साधु संतों के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुना है। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी समेत कई साधु संत मौजूद रहे। प्रधानमंत्री अपने संवाद के माध्यम से हर वर्ग को छूते हैं, ये भी उन्होंने कहा। आपने मुझे मन की बात के श्रोता है, हमारे देशवासी। जय जय श्री राम। सैकड़ों वर्षों तक किसने सोचा? और वहीं टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह सीमांत क्षेत्र हर्षिल पहुंचे और ग्रामीणों के साथ पीएम की मन की बात को सुना। उत्तरकाशी जिले के 539वें बूथों पर मन की बात सुनी गई। आम लोगों में भी मन की बात का 100वां एपिसोड सुनने के लिए काफी उत्साह नजर आया। भवाली में मन की बात कार्यक्रम का इस कदर क्रेज दिखा कि एक दूल्हे ने शादी से पहले मन की बात सुनी। बारात घर से निकली, जिसके बाद दूल्हा और बारात नगर पालिका द्वारा आयोजित मन की बात कार्यक्रम में पहुंचे। फिर कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद दूल्हा बारात लेकर दुल्हन लेने अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ में मंदिरों में विभिन्न स्थानों पर क्यूआर कोड के माध्यम से दान देने वाले बोर्ड पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कहा है कि ये क्यूआर कोड वाले बोर्ड उनकी ओर से नहीं लगाए गए हैं। बीकेटीसी द्वारा रविवार को इस संबंध में पुलिस को तहरीर देकर इसकी जांच की मांग की गई। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया है कि दोनों धामों में कपाट खुलने के दिन ये बोर्ड लगाए गए। बीकेटीसी के अधिकारियों के संज्ञान में आने पर उसी दिन बोर्ड उतार दिए गए थे। बीकेटीसी अधिकारियों ने पहले अपने स्तर से इस मामले की छानबीन की। इसके पश्चात रविवार कोतवाली में तहरीर दी है। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे और आज हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। चारधाम यात्रा से जुड़ी भी एक बड़ी खबर आपको बता दें। राज्य सरकार ने चारों धामों के लिए नोडल ऑफिसर्स नियुक्त कर दिए हैं जो धामों में यात्रा व्यवस्था को संभालेंगे। आईएएस बीवीआरसी पुरुषोत्तम को केदारनाथ का जिम्मा दिया गया है। आईएएस रंजीत कुमार सिन्हा को बद्रीनाथ और हेमकुंड की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सुरेंद्र नारायण पांडे को गंगोत्री और यमुनोत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और राज्य सरकार ने केदारनाथ हेली सर्विस के नाम पर ठगी पर लगाम लगाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी को सौंप दी है, लेकिन साइबर ठगों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और ठगी करना शुरू कर दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बीते साल केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा के लिए कई यात्रियों के साथ ठगी की घटना सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने ऑनलाइन बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी को सौंपी है। आईआरसीटीसी के पास फिलहाल रेलवे टिकट बुकिंग का जिम्मा है, लेकिन साइबर ठगों ने केदारनाथ हेलीकॉप्टर सर्विस के नाम पर आईआरसीटीसी के पैरेलल एक फर्जी वेबसाइट तैयार की है, जिससे ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं उत्तराखंड साइबर पुलिस ने अभी तक केदारनाथ धाम के नाम पर करीब 14 फर्जी वेबसाइट को बंद कराया है, जबकि 12 अन्य को बंद कराने की तैयारी चल रही है। इस बार भी हमने जब देखा था कि आईआरसीटीसी जो है ऑफिशियल पार्टनर है, उसी के द्वारा अधिकृत टिकटें जारी की जा रही हैं और बाकी कई सारी वेबसाइट्स थी जो कि क्लेम कर रही थी केदारनाथ धाम की हेली टिकट को देने का, तो उस पर संज्ञान लेते हुए लगभग हमने 14 वेबसाइट अभी तक बंद कराई हैं
12 वेबसाइट और अभी जानकारी में आई है जिनको बंद कराने की प्रक्रिया गतिमान है। साइबर पुलिस ने अब गूगल से फर्जी साइट्स को फिल्टर करने के लिए कहा है, जिससे कोई भी यात्री अगर हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग के लिए सर्च करता है तो IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट ही सामने आए। इसके अलावा हमने एक नया जो ट्रेंड देखा है कि अब साइबर अपराधी भी वो हो गए हैं, तेज हो गए हैं, तो उन्होंने IRCTC के नाम पर कुछ इस प्रकार से फेक वेबसाइट बनाने का प्रयास किया है, उनको भी हम डाउन करा रहे हैं। साथ में हमने इस संबंध में गृह मंत्रालय के साथ जो I4C विंग है उनके माध्यम से हमने गूगल को लिखा है और साथ में IRCTC को भी लिखा है। केदारनाथ हेली सर्विस के नाम पर ठगी कहीं न कहीं पुलिस के लिए चुनौती बनी है। जहां एक तरफ से इन साइट्स पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर ठग भी नए नए तरीके इजाद करने में लगे हैं, जिस पर अब केवल सतर्कता ही बचाव है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्दवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक चारधाम यात्रा चल रही है, लेकिन इस यात्रा से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री इस वक्त प्रदेश से बाहर हैं, जो कि एक बड़ी लापरवाही बता रही है यात्रियों को लेकर। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन खराब मौसम के चलते इस बार पूरी तरह से अभी यात्रा व्यवस्थाओं को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। लिहाजा श्रद्धालुओं को दिक्कतें भी हो रही हैं। 8 दिन में 12 यात्रियों की मौत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ऐसे समय पर स्वास्थ्य और पर्यटन मंत्री की प्रदेश में गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कर्नाटक दौरे पर हैं, तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी प्रदेश से बाहर है। देश का स्वास्थ्य मंत्री कर्नाटका के चुनाव में व्यस्त है, उसको अपने प्रदेश की चारधाम यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ का पर्यटन मंत्री भी गायब है, जो पिछले वर्ष भी गायब थे, जिनको यहाँ होना चाहिए था, यात्रियों की सुविधा देखनी चाहिए थे। यात्री परेशान है और कई यात्री बिना दर्शनों के वापस लौट रहे हैं। प्रभारी मंत्री और कम से कम पर्यटन मंत्री, पहले तो पर्यटन मंत्री जी को चारों धामों की ओपनिंग में उपस्थित अवश्य रहना चाहिए था, पहली बात। संस्कृति मंत्री भी वही है, धर्मस्व मंत्री भी वही हैं, वो लेकिन न लगे। इसके अलावा जो दूसरे प्रभारी मंत्री है धन सिंह रावत जी, उनका भी दूर दूर तक कहीं पता नहीं है। उधर बीजेपी का कहना है कि सरकार चारधाम यात्रा को लेकर गंभीर है। मंत्री भले ही प्रदेश से बाहर हो, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी चारधाम यात्रा में लगी हुई है। नहीं, देखिए, पूरी सरकार यहाँ है, पूरा शासन है, यहाँ प्रशासन है, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और आप देख रहे हैं यात्रा चल रही है और बेहतर चल रही है। अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि जिसको हम कह सकें कि इंतजाम पूरे नहीं है। तो अब मंत्री बैठकर थोड़ा ना सारा संभालते हैं, तो शासन प्रशासन भी देखता है। 22 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों का आंकड़ा भी 21 लाख के पार पहुँच चुका है। ऐसे में यात्रा व्यवस्थाओं पर सभी की नजरें टिकी हैं। जोशीमठ से नितिन सेमवाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की, जहां पर पहाड़ में आज एक बार फिर से मौसम बदल गया है। आज दोपहर बाद नैनीताल में तेज बारिश हुई और इस दौरान ओले भी खूब गिरे। मौसम में आए इस बदलाव के बाद नैनीताल शहर में फिर से ठंड बढ़ने लग गई है। वहीं इस बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि मौसम में आए इस बदलाव के बाद मई में कुछ राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं बागेश्वर में भी अचानक से मौसम का रंग बदल गया और सुबह गुनगुनी धूप के बाद दोपहर को झमाझम बारिश शुरू हो गई। इन दिनों पहाड़ में गेहूं की फसल कटाई चल रही है। बेमौसम बारिश ने किसानों की नींद उड़ा दी है। फिलहाल पूरे जिले में हवा के साथ हल्की बारिश की शुरुआत हो गई है। इधर जलते जंगलों को बारिश ने राहत जरूर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।